अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर। मेरी आवाज़ भी क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और मेट्रोलॉजी क्या चीज़ है। इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ड्यू पॉइंट और इट्स मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में, सिचुएशन डेफिसिट के बारे में, विंड सिस्टम की जो सर्कुलेशन सिस्टम है, मूनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलो वन बाय वन शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेटीरियोलॉजी? मेटीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ the Earth's atmosphere and variations in temperature and moisture patterns that produce different weather conditions. मेट्रोलॉजी क्या मतलब है? मेट्रोलॉजी का मेट्रोलॉजी इज बेसिकली, ये जो वर्ड मटेरियल है इसका मतलब है अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, अबव अर्थ सरफेस। डोंट नो आज माउस में क्या मसला है। अच्छा, अबव अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, माउस में थोड़ा सा मसला है क्योंकि मैं लिखा ही कर रहा हूँ तो। अच्छा, मेटेरियो मीन्स अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, बस डोंट नो व्हाट्स द इशू। अच्छा, अबव अर्थ सरफेस मीन्स कि आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हैं उसको स्टडी करने का नाम जो है वो आपके पास है मेटेरियोलॉजी। लॉजी स्टडी को या साइंस को कहते हैं। तो अर्थ सरफेस के ऊपर क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास? व्हाट इज अबव अर्थ सरफेस? अगर ये मेरे पास अर्थ है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है? सर रिवर्स है, प्लांट्स वगैरह है, टेम्परेचर हम चेक कर सकते अबव अर्थ सरफेस मीन्स के अबव अर्थ सरफेस इज, अर्थ सरफेस के ऊपर हमारे पास एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को बेसिकली स्टडी करने का नाम जो है ये आपके पास है मेटेरियोलॉजी। तो एटमॉस्फेयर इटसेल्फ क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का नाम जो है ये मेट्रोलॉजी है, यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पैटर्न्स। तो दिस इज बेसिकली मेट्रोलॉजी। लेकिन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ क्या चीज़ है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी आर कि हम मेट्रोलॉजी में विंड्स है, रेन्स है, क्लाउड्स है, ह्यूमिडिटी है, जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है इन चीज़ों को मैयर करने के लिए। रेन को लिए रेन गेजेस है, विंड को मैयर करने के लिए इनामोमीटर्स यूज होते हैं विंड को मैयर करने के लिए। ह्यूमिडिटी किस तरह मैयर होगी? अच्छा, तो मेट्रोलॉजी क्या चीज़ है? मेट्रोलॉजी है द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर मींस के आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने का नाम जो है वो है मेट्रोलॉजी। ठीक है, एटमॉस्फेयर की है क्या चीज़? ये फर्ज करें हमारे पास अर्थ है एंड दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब अर्थ सरफेस के ऊपर जो है हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? अर्थ सरफेस के ऊपर जो वेरियस गैसेज हमारे पास मौजूद है इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर इज अ सेट ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस। ये एक, दिस इज अ सेट ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस, गैसेस की एक लेयर्स का सेट है सराउंडिंग अ प्लेनेट और एनी अदर मटेरियल बॉडी दैट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी क्या किसी प्लेनेट के इर्द गिर्द होगी, हमारे केस में अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेस है, और ये जो है अपनी पोजीशन पे है। क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। these gases in the atmosphere is in its position due to the gravity of earth। एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास है सेट ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ। अब इनमें से कौन कौन सी लेयर्स हो सकती है हमारे पास? तो देयर आर 5 लेयर्स। नंबर वन इज ट्रोपोस्फेयर, द सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन के व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर। यानी हमारे पास जो अर्थ सरफेस है, ये मेरा रहा पास रहा अर्थ। अब अर्थ, ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ, ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है ना, इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है, तो एक लेयर आपके पास ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई। ठीक है, तो इस तरह इर्द गिर्द के जो लेयर्स है ना, इसमें वेरियस लेयर्स है जिसको वन बाय वन अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन विच इज नियर टू द अर्थ सरफेस, ये पर करें मेरे पास नियर सरफेस है जो विच इज नियर टू द अर्थ सरफेस राउंडली अप टू 12 किलोमीटर्स, जिसकी अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मीन्स कि आपके पास
वर्टिकल डायरेक्शन में आप जा रहे हैं अर्थ से, ठीक है, तो दिस इज नोन एज अल्टीट्यूड। तो इसकी अल्टीट्यूड जो है 12 किलोमीटर है, बाद जगहों पे 18 किलोमीटर भी लिखा गया है। तो ये जो लेयर है इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब इस लेयर में यानी यहाँ से लेके अर्थ सरफेस से लेके यहाँ तक जो लेयर है इसमें कौन कौन सी चीजें होती है? दिस वन इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ, जाहिर सी बात है सबसे अर्थ को सबसे क्लोजेस्ट है। कंटेन्स मोस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर मास, इसी लेयर में जो है एटमॉस्फेयर का ज्यादातर मास इसी में ही होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर गैसेज जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद होते हैं, और जितने भी गैसेज है उसमें या क्लाउड्स वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होती है। तो जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर का जितना सारा मास है, पूरे एटमॉस्फेयर का जो जितना भी मास है उसका ज्यादा पोर्शन जो है वो ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा होता है, ठीक है, इस ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा होता है। वेदर एंड वाटर वेपर्स, जो क्लाउड्स वगैरह होती है, वाटर वेपर्स वगैरह, वो भी इसी में मौजूद होती है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड का क्या मतलब है? कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसका जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है, ग्राफ है, तो वो डिक्रीज का मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर को प्लाट कर दूँ, यहाँ पे अल्टीट्यूड, टी टेम्परेचर और ए अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड के ज्यादा से के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। मीन इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, कि जितनी अल्टीट्यूड ज्यादा होगी उतनी ही हमारे पास टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इन विच लेयर? इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की समझ आ गई है? यस जी सर। यस यस सर। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में यूजुअली जो प्लेन्स वगैरह होती है वो भी इसी ट्रोपोस्फेयर में ही हरकत करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या चीज है? स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर आफ्टर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर है वो हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीजें मौजूद होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास मौजूद है कंटेन्स द ओजोन लेयर। इसमें हमारे पास एबंडेंट अमाउंट में ओजोन मौजूद होती है। अब इस लेयर का दिस लेयर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ। जमीन के ऊपर जिंदगी को पॉसिबल करने में इस लेयर का सबसे बड़ा हाथ है। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास ओजोन लेयर है, यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में O3 मौजूद है, ओजोन मौजूद है। अब सन की जो रेज पड़ती है ना, सन की, ये मेरे पास रहा सन, अब सन की जो रेज पड़ती है, सन के रेज में अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, ठीक है, यूवी। तो जो डेंजरस रेज होती है अल्ट्रावायलेट रेज, तो उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और जमीन तक नहीं पहुंचने देती। तो अगर वो रेज जमीन तक डायरेक्टली पहुंच जाए तो फिर पॉसिबल नहीं होता जमीन के ऊपर लाइफ। तो इस लेयर की खासियत यह है कि इसमें ओजोन मौजूद है और ये यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, यहाँ इट वार्म्स द एटमॉस्फेयर, वार्म्स द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को हीट क्यों करेगी? वजह यह है कि आपके पास यहाँ पे जो रेज होंगी, अगर वो यहाँ पे ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या नहीं? यस सर। जी सर। तो याद रखें कि जब भी आप, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस माउस टुडे। जब भी हम ऊपर जाते हैं ना अल्टीट्यूड में, लाजमी नहीं है कि आपके पास हमेशा ही टेम्परेचर डिक्रीज होता हो। अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जो है केस उलट है। वजह क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में जो ग्राफ होगा हमारे पास टेम्परेचर और अल्टीट्यूड का, ये मेरे पास रहा टेम्परेचर और ये मेरे पास रहा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, ठीक है, सॉरी। तो ये मेरे पास रहा अल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है, जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना टेम्परेचर भी आपके पास इंक्रीज होता जाए। जितना हम एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा उतना टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज हो रहा है। और इस इंक्रीज की वजह यह है कि आपके पास यहाँ पे चूंकि ओजोन मौजूद है और ये ओजोन सन के लेयर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसी वजह से इसकी जो टेम्परेचर होती है वो ज्यादा होती है। Shrinking of ozone layer is due to nitric oxide and CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब आपने सुना भी होगा कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है। वर्ल्ड इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज है, ममालिक, वो इसके ऊपर बैठ जाते हैं इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती क्यों है? तो बेसिकली इसके जो दो मेन वजूहात है, उसमें से एक नाइट्रिक ऑक्साइड की एमिशन है और एक है CFCs,
यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इस वजह से ओजोन लेयर, ये केमिकल है इसकी वजह से ओजोन लेयर खराब होती है। और ये केमिकल जो है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एमिट क्यों कब होती है? जब रेफ्रिजरेटेंट्स, कुछ इस तरह के केमिकल्स बनते हैं, जिस तरह रेफ्रिजरेंट हो गया, इस तरह के केमिकल बनते वक्त जो है ये पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब यही केमिकल जो है ऊपर जाती है, यही केमिकल्स, तो ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर लेती है। तो इसके ऊपर जो है अब वर्ल्ड में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में जितनी भी ममालिक है, इसके ऊपर अब पाबंदी है कि CFCs जो है, ये कोई भी कंट्री इस तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं बनाएगी कि उससे CFCs खारिज हो, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन खारिज हो, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इंतहाई खतरनाक है, ओजोन लेयर को खराब कर रही है। अगर हमारे पास ओजोन लेयर इसी तरह दिन ब दिन खराब होता जाएगा, तो जो टेम्परेचर होगा जमीन के ऊपर वो बढ़ता चला जाएगा। जी क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, जो थर्ड लेयर है वो हमारे पास है मीजोस्फेयर। मीजो वर्ड जो है, इस मीजो वर्ड यूजुअली कहते हैं मेडल को, ठीक है। मीजो का वर्ड जो है वो मेडल को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे चूंकि ये लेयर जो है ये बाकी दो के दरमियान है, तो इसलिए इसको मीजोस्फेयर भी कहते हैं। तो दिस इज द मेडल लेयर। यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन, जिस तरह स्ट्रेटोस्फेयर में O3 यानी ओजोन की कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे मेरे पास ओजोन की कंसंट्रेशन थी, लेकिन यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होती ओजोन की मीजोस्फेयर में। और यहाँ पे फिर आपके पास सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में इस तरह होता ना कि आपके पास अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता, लेकिन जिस तरह ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा था अल्टीट्यूड के साथ, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास मेजोस्फेयर में जितने हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। दिस लेयर इज द मोस्ट कोल्डेस्ट लेयर अमंग ऑल ऑफ दिस लेयर। इन सब लेयर में जो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है वो आपके पास है मेजोस्फेयर। मटेरियल्स बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। मटेरियल्स क्या चीज है? यहाँ पे मटेरियल्स जो है वो बर्न हो जाते हैं, ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है। मटेरियल्स जो है ये बेसिकली स्पेस से जो डस्ट पार्टिकल्स गिर जाते हैं, यूजुअली जो हमें नजर आ जाते हैं ना कि ये देखो रोशनाई आ रही है, ठीक है ना, आसमान में हमें कभी कभी नजर आ जाते हैं। तो बेसिकली ये वो डस्ट के पार्टिकल्स है जो फ्रिक्शन की वजह से बर्न कर जाते हैं मीजोस्फेयर लेयर में। फ्रिक्शन की वजह से मतलब ये कि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उसके साथ जब ये इंटरेक्ट कर लेती है तो ये बर्न हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है ये नजर आते हैं। आफ्टर दिस द फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर। फोर्थ वन जो है ये थर्मोस्फेयर है। थर्मो का लफ्ज, टर्म जो है यूजुअली, थर्मो का लफ्ज जो है ये यूजुअली टेम्परेचर के लिए यूज होता है। तो थर्मोस्फेयर मींस के टेम्परेचर से रिलेटेड ही कोई स्फेयर है, कोई लेयर है। तो टर्म का लफ्ज ही इंडिकेट करे कि दिस वन बी द मोस्ट वार्मेस्ट लेयर। यहाँ पे भी कोई कंसंट्रेशन नहीं होती ओजोन की। टेम्परेचर जो है आपके पास, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इंक्रीज होता है विद अल्टीट्यूड। बट आई यहाँ पे मैंने इसके साथ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी। -86.5 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की जो वजह है वो यहाँ पे इसके साथ मैंने लिखी नहीं है। आई डोंट नो द रीजन अबाउट थर्मोस्फेयर के। थर्मोस्फेयर में आपके पास टेम्परेचर जो है वो अल्टीट्यूड के साथ क्यों इंक्रीज होती है। आई विल लुक एट इट कि थर्मोस्फेयर में क्या, जिस तरह मीजोस्फेयर में हमारे पास एक रीजन थी, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, तो थर्मोस्फेयर में मुझे इसकी रीजन इलम नहीं है। दिस वन इज द मोस्ट लीस्ट डेंस एंड डज नॉट फील हार्ड टू ह्यूमंस। तो इसमें टेम्परेचर आपके पास, टेम्परेचर इसमें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होती है, लेकिन फिर भी ये ह्यूमंस को फील नहीं होती। इसकी क्या वजह हो सकती है जी? एनीवन डज नॉट फील? ऑक्सीजन वगैरह नहीं होगा। ऑक्सीजन वगैरह नहीं होगा। और सर ये गैसेस वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में होंगे ना, तो इसलिए हमें फील नहीं होगा। एग्जैक्टली वहां पे गैसेस बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इस तरह जो मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं हमें, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर पोल्स अपार्ट। अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे तो किस तरह से वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे हमारी बॉडी के साथ। तो इसलिए ह्यूमंस को तो ये यूजुअली फील नहीं होता, लेकिन असल में इसमें टेम्परेचर जो है वो यूजुअली 1000 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। चार्ज पार्टिकल्स एंड लाइट गैसेस काजेस अरोड़ा। जो चार्ज पार्टिकल्स या लाइट गैसेस का अरोड़ा मतलब ये कि यहाँ पे थर्मोस्फेयर में हमारे पास, इसमें इसको कभी कभी आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। आयन जानते हैं ना आप? आयन यस सर। यस सर। क्या चीज है आयन? व्हाट इज आयन?
सर जब हम किसी मटेरियल को हीट अप करते हैं ना, मतलब गैसेस को, उसमें कैटायंस और एनायंस पैदा होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। एग्जैक्टली, एनी पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपके पास, उसको कहा जाता है आयंस। तो यहाँ पे थर्मोस्फेयर में हमारे पास आयंस मौजूद होते हैं। अब आयंस तो चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी वजह से जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, जब लाइट पड़ती है इसी ऊपर, इसके ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास थर्मोस्फेयर में आयंस मौजूद है। आयंस के साथ जब ये आयंस तो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज यहाँ पे मौजूद है, और लाइट इसके साथ जब इंटरेक्ट कर लेती है तो इससे एक रोशनी पैदा होती है, एक लाइट सी पैदा होती है, जिसको ऑरोरा कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है इस बात में? यस सर। सर यस ये सर। सेकंड पॉइंट क्या है थर्मोस्फेयर में? नो कंसंट्रेटेड ओजोन सर। नो कंसंट्रेटेड ओजोन मींस कि जिस तरह हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है ना, ये वाला लेयर, इसमें ओजोन जो है यानी O3, ये एबंडेंटली मौजूद होती है। सबसे ज्यादा ओजोन जो है वो इस लेयर में होती है, फिर इस लेयर में इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, और इस लेयर में भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होती है। तो नो कंसंट्रेटेड ओजोन मींस कि यहाँ पे O3 जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं होती जिस तरह स्ट्रेटोस्फेयर में कंसंट्रेटेड ओजोन होती है। मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपके पास ओजोन ज्यादा होती है, ओजोन की अमाउंट, और आपके पास मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में ऑलमोस्ट ना होने की बराबर होती है। क्लियर है? जी सर, यस सर। यस सर। सबसे लास्ट में जो है वो है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है अच्छा, इसके साथ यहाँ पे रेंजेस वगैरह भी लिखे गए हैं कि जमीन की सतह से लेके 12 से ट्रोपोस्फेयर पर 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर, 90 तक मीजोस्फेयर, 800 तक थर्मोस्फेयर, और 800 के बाद जितनी भी है उसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। तो इट मर्जेस विद द आउटर स्पेस, बाकी जितनी भी आपके पास है इसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। फीवर एंड फीवर मॉलिक्यूल्स विद अल्टीट्यूड, यहाँ पे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कम होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से ढेर सारे फासले के ऊपर होते हैं। और इस लेयर में हमारे पास क्या होती है, कंटेन्स लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ज्यादातर इस लेयर में जो गैसेस होती है वो हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन इसमें मौजूद होती है। सैटेलाइट्स एंड स्पेसशिप्स, जो सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं ना, जो हमें सुनने को मिलता है कि सैटेलाइट भेजी गई है या स्पेसशिप भेजी गई है, तो जो स्पेसशिप और सैटेलाइट्स होते हैं वो यूजुअली इसी लेयर में होते हैं, यानी इसी लेयर में छोड़े जाते हैं ना, ताकि कुछ रीडिंग्स वगैरह उन्होंने ज़मीन से लेनी हो या कुछ पिक्चर्स वगैरह लेने हो। तो spaceships and satellites are installed in the exosphere layer. So these were the various layers of the atmosphere: tropo, strato, meso, thermo and exo. यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि जो बाउंड्री होती है ना दो लेयर्स के दरमियान, अब जिस तरह स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के दरमियान जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को ट्रोपोपास कहा जाता है। इसी तरह जो मेजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान जो लेयर होती है ना, उसको स्ट्रेटोपास कहा जाता है, स्ट्रेटोपास। बस ये सिर्फ नाम है अपने साथ याद रखने के लिए, अगर कहीं पे आ जाए ताकि आपको इल्म हो कि स्ट्रेटोपेज असल में है क्या चीज। PAUSE। तो स्ट्रेटोपाज इज द लेयर बिटवीन द बाउंड्री बिटवीन मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। सिमिलरली दिस इज नोन एज मेसोपाज, दिस इज नोन एज थर्मोपाज। So these are the various layers of the atmosphere. Now सर what about जी? सर ये मीजोस्फेयर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है थर्मोस्फेयर में, तो सर कल ये कराची में कुछ पार्ट्स गिरे थे ये सैटेलाइट्स के, तो सर ये रास्ते में क्यों जल नहीं गए? क्योंकि ये हम जब अमूमन हीट करते हैं स्टील को तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हीट अप मेल्ट होता है। जी दोबारा बताएं, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। सर ये कल कराची में ये कुछ पार्ट्स ये सैटेलाइट के गिरे थे, तो सर ये जिस तरह ये थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो सर ये रास्ते में मतलब क्यों हीट अप बर्न नहीं हुए सर? तो जो पार्टिकल्स गिरे होंगे, अब लाजमी तो नहीं है कि आपके पास सैटेलाइट जिस मटेरियल से बना हो उसको मेल्टिंग टेम्परेचर आपके पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कहाँ पे बर्न होगा, बर्न होगा ही नहीं, नीचे आके गिरेगा। नीचे तो उससे टेम्परेचर बहुत कम है। यूजुअली ट्रोपोस्फेयर में आपके पास 15 डिग्री की सेंटीग्रेड की टेम्परेचर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में देख ले तो थोड़ी सी कूल है। मीजोस्फेयर में माइनस, यहाँ पे नहीं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में गलत लिखी गई है, ये थोड़ी सी चेक करने वाली बात है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर इज द मोस्ट वार्मेस्ट वन। ये क्रॉस चेक करने की वाली चीज़ है। तो लाजमी तो नहीं है कि आपके पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो कि, और जो पार्टिकल्स आपके पास वहां से गो थ्रू हो, यहाँ से इस तरह गिरे, वो यहाँ पे बर्न हो, क्योंकि उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकती है। और सर ये ओजोन लेयर की अपनी बात की सर, जिस तरह ये अफ्रीका में अभी कह रहे हैं कि कैंसर की रेशो बहुत ज़्यादा है, तो ये सर वहाँ पे ये ओजोन की डिफ्लेक्शन है कि नहीं, कुछ और रीजन हो सकता है? ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि ओजोन लेयर तो देखिए अर्थ के सराउंडिंग में है। तो अब जो अर्थ से जो वेरियस गैसेस इमिट होते हैं ना, जो वेरियस गैसेस इमिट होते हैं इस ओजोन लेयर को
डिप्लीट करने के लिए। तो अब ओजोन लेयर की खराबी आपके पास किसी भी पोजीशन में हो सकती है, तो जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे जो ओजोन लेयर हो उन इलाकों के ऊपर, दिस मे बी वन ऑफ द रीजन, ये एक रीजन उनमें से हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो गई है तो वहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होंगे और डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ेंगे, एंड दिस मे लीड टू स्किन कैंसर एक्सेट्रा। तो सर हम तो ये कह रहे हैं कि ये गैसेस में, तो सर हम फिर किस तरह कह सकते हैं कि मतलब यूरोप का माहौल अच्छा है, एशिया वगैरह का खराब है, ये तो हवा में चलेंगे ना एक जगह से दूसरी जगह। क्या चीज़ हवा में चली गई एक जगह से सर ये दूसरी जगह? सर ये ओजोन लेयर जो है ये तो गैसेस है ना। नहीं नहीं, तो ओजोन लेयर गैसेज है, लेकिन अब जिस तरह जिन इलाकों के ऊपर अब वहां पे परस करे डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपने इकानमी को स्टेबल करने के लिए कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करे। अब उनके पास इस तरह के फिर वसाइल नहीं होते कि उन इंडस्ट्रीज से जो गैसेज जनरेट होती है उसके लिए कोई प्लांट इंस्टॉल कर ले कि उसके एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज कर ले। लेकिन डेवलप कंट्रीज तो ऑलरेडी इन फैक्टर्स को मद्देनजर रख रही है। अब उन सब कंट्रीज में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर जो ओजोन लेयर होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। इसीलिए तो उन कंट्रीज ने सब के ऊपर जो है ये पाबंदी लगाई हुई है कि इन लोगों की वजह से कहीं हमें नुकसान ना पहुंचे। तो इसी वजह से तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था CFC, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि इस तरह का कोई भी इंडस्ट्रीज इंस्टॉल ना हो कि उससे आपके पास ये CFC जो है ये डेवलप हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर एक एग्जांपल तो इसका सीमेंट भी है। चाइना को कहा है कि मतलब ये सीमेंट की जगह एडमिक्सचर यूज करो, क्योंकि जी, ये बहुत ज्यादा हीट असल में करता है। उसकी जो तो असल में जो वजह है ना इससे भी सीमेंट की, जिस तरह आपने बात की ना सीमेंट की, तो बेसिकली सीमेंट को बनाते वक्त जो फैक्ट्रीज है ना, उस सबसे ज्यादा गैस जो जनरेट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा कार्बन डाइ तो अब जाहिर सी बात है सीमेंट, अब मुझे इसकी वैल्यू याद नहीं है कि 1 kg सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने kg का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। मुझे इसके नंबर्स याद नहीं है, स्टेटिस्टिक्स याद नहीं है, लेकिन यूजुअली सीमेंट के वक्त आपके पास अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब ज्यादा सीमेंट को प्रोड्यूस करने के चक्कर में ज्यादा सी जाहिर सी बात है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। तो दिस कैन बी द रीजन। यस सर, चाइना सर 48% प्रोड्यूस कर रहा है CO2 ड्यू टू सीमेंट। अच्छा, बस ये आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल सीमेंट को प्रोड्यूस करते वक्त आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। तो इस वजह से आजकल जो है वर्ल्ड वाइड जो रिसर्चेज हो रही है वो इस तरह हो रही है कि सीमेंट के कोई अल्टरनेट मटेरियल को हम ढूंढ लें ताकि हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थोड़ी सी कम हो। अच्छा, फिर इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ द ईयर, लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट स्लाइड लेट मी आस्क यू कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। उसके बाद? तो सर उसके बाद आई थिंक ऑक्सीजन है, कितना परसेंट? 16 या 13 है सर समथिंग। अच्छा, कोई और बताना चाहे, अगर कुछ ऐड करना चाहेगा? ऑक्सीजन तो सर 21%। जी, तो कंपोजिशन आता है कि जो एटमॉस्फेयर है जो एयर में, उसमें हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास मौजूद है 78% नाइट्रोजन, 21% हमारे पास उसमें ऑक्सीजन है, एंड द रिमेनिंग 1% जो है ये आपके पास बाकी जितने भी गैसेज है उसमें 1% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.003%। कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% ऑफ द टोटल। इतने कम अमाउंट में भी है, ऑक्सीजन इतने अबंडेंट में भी है, लेकिन फिर भी ये जो कुदरत में अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है, फिर भी अगर इसको हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो हमारे लिए मुश्किलात बन जाती है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन एयर में बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसको 0.03 से 0.1 या 0.08 पर आप लेके जाना चाहे तो इससे पूरा का पूरा कंपोजिशन जो है एयर का डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपके पास ढेर सारे मसले मसाइल बन सकते हैं। दिस इज जस्ट जेनेरिक ओवरव्यू ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एयर कि आपके पास एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है। At what is the importance of the atmosphere? It provides the necessary gases for living things to survive. जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में ढेर सारे गैसेस मौजूद है लाइक ऑक्सीजन, which makes life possible on this planet Earth. Regulates the heat from the sun. जिस तरह मैंने बताया कि सन से रेज जो रेज आती है वो आपके पास इस एटमॉस्फेयर में जो वेरियस लेयर्स है उसमें से एक लेयर में जो ट्रोपोस्फेयर के बाद था स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है।
टू जस्ट द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो कुछ रेज जो है ये इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रेज जमीन तक पहुंच पाती है, और जो रेज जमीन तक पहुंच पाती है वो जमीन के टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज करती है, और ये थोड़ा सा राइज जो टेम्परेचर है जमीन के ऊपर, दिस इज जस्ट द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर लाइफ फॉर सर्वाइवल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपके पास सन से जो रेज आ रही है उसे जो वाटर वेपर्स है वो इसी ईयर में जाके अटक जाती है, ठीक है। तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल एज वेल। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, एज आई सेड अर्लियर, प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम स्मॉल मटेरियल्स, जो छोटे डस्ट होते हैं ना स्पेस के, जो गिर जाते हैं, जो बर्न कर जाते हैं, जो हमें यूजुअली नजर आते हैं, तो जमीन तक नहीं पहुंच पाते। तो अब यहाँ पे जिस तरह हबीब ने कोई एक चीज की बात की कि वो जमीन तक पहुंच गया, तब ये मटेरियल्स भी एक चीज है, लेकिन जमीन तक नहीं पहुंच पाता, वहां पे बर्न हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो कुछ चीजें बर्न हो जाती है, कुछ जमीन तक पहुंच पाती है। और सर ये एटमॉस्फेयर में सर ये नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो हमें तो ज्यादातर ऑक्सीजन दरकार है, तो सर इसकी क्या रीजन हो सकती है? नहीं ऑक्सीजन ज्यादा है सर। नाइट्रोजन ज्यादा है, 78% है, लेकिन आई डोंट नो द रीजन कि व्हाई नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। आई डोंट नो द रीजन, ठीक है। यस सर। and even I don't know the reason कि why carbon dioxide is 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड इतना लिस्ट क्यों है, तो आई डोंट, बस ये तो कंपोजिशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है। अब इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगा कि नाइट्रोजन को इससे अबंडेंट अमाउंट में क्यों बनाया हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है, जो सीन है, वो इसका मुझे इल्म नहीं है कि क्यों। अच्छा, dew point and its measuring devices. Atmospheric temperature below which water droplets begin to condense a dew can form is known as dew point. वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपके पास वाटर वेपर जो है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो और इस तरह कतरे बनना शुरू हो, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम ये भी कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीच 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके पास जिस टेम्परेचर के ऊपर 100% हो उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ ह्यूमिडिटी इन द ईयर, कि आपके पास ईयर में कितनी ह्यूमिडिटी मौजूद है, ह्यूमिडिटी इन द ईयर डिवाइड बाय ह्यूमिडिटी मैक्स, द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी विच द ईयर कैन कैरी। आपके पास फर्ज करे, मैं एक एग्जांपल अगर दे दूं कि आपके पास ये फर्ज करे एक क्लोज वेसल है, कोई बॉटल है, अब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एयर है, कोई भी वाटर वेपर्स नहीं है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर वाटर वेपर्स को इंसर्ट किया जाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर वेपर जो है ये, लेट मी चेंज द कलर टू वेरीफाई इट। अब फर्ज करें यहाँ पे ये आपके पास कुछ वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हो गए, अब और हम इंसर्ट कर ले तो यहाँ तक आ जाएगी बात, और हम इंसर्ट कर ले यहाँ तक बात आ जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद आपके पास इसमें और सेचुरेट नहीं होगी वाटर वेपर्स, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होगी वाटर वेपर्स के लिए। जिस तरह आपने प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ा था, एक जेनेरिक सा एग्जांपल देता हूँ, प्रॉक्टर टेस्ट जिस तरह साइल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आप जितना पानी इंक्रीज करते जाते हैं तो ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, फिर एक पॉइंट आता है कि उसके बाद आपके पास फिर से डेंसिटी जो है ये डिक्रीज हो जाती है। तो आपके पास कुछ किसी एक खास हद तक जो है आप जा सकते हैं वाटर को इंक्रीज करने के लिए। तो सेम इज द केस हियर कि एक खास हद तक के बाद जो है इसमें ये फुली सैचुरेट हो चुका होगा एयर, और इसमें और गुंजाइश नहीं होगी वाटर वेपर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सो डेट मैक्सिमम अमाउंट, तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट होगा। और आपके पास जो एक्चुअल सिनारियो है, यानी फर्ज करें ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें आपके पास कितनी वाटर वेपर्स अभी मौजूद है और कितनी मैक्सिमम ये एब्जॉर्ब कर सकती है, तो इन दोनों के रेशो का नाम जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। व्हाट डज 100% मींस कि आपके पास व्हेन द ईयर इज फुली सैचुरेटेड, कि आपके पास ईयर जो है वो कंप्लीटली उसमें वाटर वेपर जो है ये एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ईयर कंप्लीटली सैचुरेट हो चुकी है। तो दैट इज देन द ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%। तो द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन आकर, सैचुरेशन का क्या मतलब है कि आपके पास उस पे वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ईयर आपके पास कंप्लीटली सैचुरेट हो जाए, सैचुरेशन कंप्लीटली आकर हो। एंड फॉग और क्लाउड्स बिगिन टू फॉर्म एट ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट के ऊपर आपके पास फिर फॉग बनती है, क्लाउड्स बनती है। ड्यू पॉइंट के ऊपर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर आपके पास ये वाटर वेपर जो है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ये भी आपके पास ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? देखिए, पास फर्ज करें आपके पास एक इलाका जो है
और ज़्यादा जिसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे मोर है। और एक रीजन है जहाँ पे आपके पास एयर जो है ये ड्राई है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम है या न होने के बराबर है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी आपके पास मिनिमम है। अब जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या जहाँ पे मिनिमम है, तो जाहिर सी बात है दोनों में आपके पास वाटर वेपर लिक्विड को कन्वर्ट होने में टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। तो डेट इज वाई द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। When the temperature is below the freezing point of water, the dew point is called the frost point. टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो हो तो फिर उसको फ्रोस्ट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि आपके पास इसके ऊपर तो फ्रीजिंग हो जाती है, इसलिए इसको फ्रोस्ट पॉइंट कहा जाता है कि आपके पास वाटर वेपर जो है वो फ्रोजन हो जाते हैं और सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सर What इसका are the रिएक्ट instruments? जी सर, ये नमी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन क्यों है? मतलब समर में ये कह रहा है कि नमी ज्यादा है, विंटर में कम है, हालांकि वो अपोजिट होना चाहिए था सर। दोबारा बताइए, समर में नमी ज्यादा होती है? यस सर, और विंटर में कम होती है, जिस तरह हमारा ये जिस्म मतलब स्किन खुश्क होता है सर। अच्छा, तो आपके पास समर में जो है आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बट लेट मी टेल यू वन, कि समर में आपके पास अब गर्मी ज्यादा है तो एवापोरेशन ज्यादा होगा या कम ज्यादा होगा सर। एज कम्पेयर टू विंटर? टू डेट इट कैन बी वन ऑफ द रीजन। अब सर गर्मी है, एवापोरेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है एयर में नमी ज्यादा होगी, पार्टिकल ज्यादा होंगे। विंटर है, सूरज की किरणें जमीन के ऊपर पड़ी नहीं रही, टेम्परेचर बहुत कम है, एवापोरेशन बहुत कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एवापोरेशन आपके पास एयर में पार्टिकल्स कम होंगे, नमी कम होगी, तो जाहिर सी बात है आपके पास स्किन के मसले बनेंगे, स्किन ड्राई होगा। जिस तरह अभी 3-4 दिन पहले जो 3-4 दिन कंसेक्यूटिव पेशावर में अराउंड अबाउट 80 किलोमीटर तकरीबन उन्होंने प्रेडिक्ट किया था गवर्नमेंट ने कि 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से विंड की स्पीड चल रही है। और तो विंड की जो स्पीड थी कंसेक्यूटिव थी 4 दिन की, और उसमें बारिश हो ही नहीं रहा था उन दिनों आपके पास, तो कंसेक्यूटिव आपके पास जो विंड स्टॉर्म था वो हवा में जो नमी थी वो गायब कर दी, उसने एवापोरेट हो गई, हवा में बिल्कुल हवा से बिल्कुल नमी चली गई, तो स्किन जो है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया सब लोगों का, और कुछ लोग के होंठ जो है वो भी थोड़े से खराब हो गए इसकी वजह से। तो दीज आर द वेरियस रीजंस कि आपके पास जो है क्यों नमी ज्यादा होती है या क्यों नमी कम हो जाती है। तो सर ये कराची में समंदर भी, और फिर वहाँ पे अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं कि वहाँ पे नमी बहुत कम है, तो सर वहाँ पे तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगी। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पे एवापोरेशन ज्यादा होगा तो नमी वहाँ पे कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? सर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन न्यूज़ में बता रहे होते कि मतलब वहाँ पे नमी कम है, ह्यूमिडिटी। अच्छा, बस आई डोंट नो अबाउट द रीजंस। ये जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, मेट्रोलॉजिस्ट या क्लाइमेट चेंज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये उनका फील्ड है, तो वो इन चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली इस फील्ड के होते हैं, या जो क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हम तो चूँकि सिविल इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से देखते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से जो थोड़ी बहुत चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए तो उतना हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन इतना डिटेल या इतना इन डेप्थ जो है यही लोग पढ़ते हैं, तो इसके बारे में बेहतर ओपिनियन वो लोग दे सकते हैं। सर सर आपने वहाँ पे कराची में हवा रुक जाती है, इसी वजह से कभी कभी हवा रुक जाती है। अच्छा बताएं, अगर किसी को जवाब पता है तो बता दें, मुझे तो इल्म नहीं है भाई। जी एक सर बताना अभी चाहें? कराची में जी जी। हवा रुक जाती है, इसी वजह से कम होती है सर, ड्यू पॉइंट्स, नमी कम होती है सर। अच्छा, बस आई डोंट नो यार, यस सर। सर्च कर ले खुद थोड़ा सा इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख ले या गूगल के ऊपर सर्च कर ले कि इसकी क्या रीजन हो सकती है। The measurement of the dew point is related to humidity. A higher dew point mean there will be more moisture in the air. Devices called hygrometers are used to measure dew point over a wide range of temperatures. हमारे पास हाइग्रोमीटर जो है ये यूज होते हैं ड्यू पॉइंट को मेजर करने के लिए, और जो वेरियस हाइग्रोमीटर्स हमारे पास मौजूद है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइग्रोमीटर्स, पॉलीमर सेंसर्स, लिथियम क्लोराइड सेंसर्स, मेसन एंड लॉग हाइग्रोमीटर। और इसमें यहाँ पे लिखा गया कि जो चिल्ड मिरर ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर है वो इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इन डिटेल तो वन बाय वन इन इंस्ट्रूमेंट्स को ना हम पढ़ सकते हैं, ना इन डिटेल जो है इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें लगी होती है कि ये किस तरह इस ड्यू पॉइंट को फाइंड आउट कर लेती है। लेकिन जो थोड़ा बहुत इसकी मैकेनिज्म मुझे इल्म है तो यह है कि यहाँ पे आपके पास जिस तरह यहाँ पे ये दो आपको नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक होता है, इसको एक को कहा जाता है ड्राई बल्ब और एक को कहा जाता है वेट बल्ब। ठीक है, एक को कहा जाता है ड्राई बल्ब और एक को कहा जाता है वेट बल्ब।
अब जो वेट बल्ब है इसके साथ यहाँ पे कोई वाटर की सेटअप होती है कि वाटर इसके साथ जो है ये इन कांटेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे आपके पास वाटर वेपर्स की मौजूदगी होती है और यहाँ से इवापोरेशन भी अलाउड होती है। अब आपके पास दोनों जो है वो थर्मामीटर है, एक ड्राई बल्ब थर्मामीटर है, एक वेट बल्ब थर्मामीटर है, और एक ही इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास जो रीडिंग आती है यूजुअली यहाँ पे रीडिंग इससे कम आती है। तो यहाँ पे रीडिंग कम आने का मतलब यह है, क्यों यहाँ पे रीडिंग कम आएगी वेट बल्ब में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इवापोरेशन होती है एंड इवापोरेशन काजेस कूलिंग। तो इवापोरेशन काजेस कूलिंग, तो टेम्परेचर यहाँ पे आपके पास कम होगा। अब इन दोनों स्केल्स को यूज करने का क्या फायदा है, उसकी वजह यह कि यहाँ पे अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज्यादा हो तो इट सजेस्ट कि आपके पास नमी जो है ये कम है। अगर आपके पास एयर में नमी कम है इसी वजह से तो एवापोरेशन आपके पास हो रही है जो एब्जॉर्ब कर रही है। अगर एयर आपके पास ह्यूमिड होती, यहाँ पे नमी ढेर सारी अमाउंट में मौजूद होती, तो फिर जो डिफरेंस होता इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता वो न होने के बराबर होता, बल्कि या दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे रीडिंग पे होते। अगर आपके पास ये दोनों एक जैसे रीडिंग के ऊपर हो तो इसका क्या मतलब होगा, अगर दोनों आपके पास एक रीडिंग के ऊपर हो तो इसका क्या मतलब होगा। यहाँ पे जो कहानी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? यस सर, आ रही है सर। अच्छा, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आपके पास यहाँ पे रीडिंग कम हो सकती है एवापोरेशन की वजह से, क्योंकि एवापोरेशन आपके पास कूलिंग काज करेगी वेट बल्ब थर्मामीटर में, और ड्राई बल्ब थर्मामीटर में रीडिंग ज्यादा नजर आएगी। लेकिन अगर दोनों में हमारे पास रीडिंग सेम नजर आए तो इसका क्या मतलब होगा, सोचे ना इसके ऊपर। देखिए, अगर दोनों में हमारे पास रीडिंग एक जैसी आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जो वेट बल्ब थर्मामीटर है इससे एवापोरेशन नहीं हो रही। एवापोरेशन न होने का मतलब क्या है कि एयर जो है ये ऑलरेडी कंप्लीटली सेचुरेटेड है, एयर ऑलरेडी कंप्लीटली सेचुरेटेड है और नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 100%। 100%। तो दिस इज हाउ, तो इसके लिए टेबुलर फॉर्म्स में डेटा होता है कि आपके पास जो इस तरह टेबल बने होते हैं जो बुक्स में अवेलेबल है, यहाँ पे स्लाइड में मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किए हुए, लेकिन इस तरह की टेबल होती है कि आपके पास जो वेट बल्ब और ड्राई बल्ब है ना, इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस पर कर लेते हैं ड्राई बल्ब माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है, परस करे आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस आ गई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरह ये जो ड्राई की वैल्यू परस करे आपके पास ये रीडिंग की 40, तो अब एक वैल्यू हो गई। तो इस यहाँ पे इस ड्राई बल्ब के वैल्यू लिखे जाते हैं कि इसमें 40 लिखी गई है, ये 30, ये 20, और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है दोनों के दरमियान वो लिखा होता है, फर्ज करें ये हो गया 0, 10, 20 डिग्री। अब जो 20 डिग्री यहाँ पे और जो 40 डिग्री यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा तो यहाँ से आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप इस टेबल से पिक कर लेंगे। जैसे आपके पास वेरियस कोड्स एक टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा दे देती है ना कि इस कॉलम के नीचे आप या आ जाए, इस रो के नीचे आ जाए, जहाँ पे ये सेल इंटरसेक्ट होगा तो वहाँ आपके पास ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू होगी। तो सेम इज द केस हियर कि यहाँ पे मेरे पास ड्राई और वेट बल्ब से डिफरेंस आ जाएगा, तो ऊपर की जो वैल्यू है वहाँ पे मैं रेफरेंस की वैल्यू को पिक कर लूंगा कि कौन सी वैल्यू है। अगर फर्ज करें आपके पास यहाँ पे 10 की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे 12 की वैल्यू मौजूद है, 11 आपके पास मिसिंग है और आप 11 का लिए करना चाहते हैं तो फिर इंटरपोलेशन के जरिए करना होगा। और इस यहाँ पे आपके पास वैल्यू लिखे गए होते हैं ड्राई के, तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे तो वो वाला पॉइंट हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होगा। और जब भी ये दोनों रीडिंग हमारे पास सेम हो तो देन एट दैट पॉइंट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%। सिंपल इज दैट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इवापोरेशन हो ही नहीं रहा। इवापोरेशन न होने का मतलब यह है कि एयर कंप्लीटली सेचुरेटेड है, ऑलरेडी उसमें इतनी अमाउंट ऑफ नमी मौजूद है कि वो और एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, एंड दैट व्हाई एट दिस पॉइंट व्हेन द रीडिंग्स आर सेम द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। सेचुरेशन डेफिसिट, आई थिंक आपने सेचुरेशन डेफिसिट या ये जो पिछले स्लाइड पे टर्म्स थे ये आप लोगों ने मेरे ख्याल में लैब में पढ़े हैं। यस सर, लैब के प्रैक्टिकल में आपने पढ़े हैं, तो मैं दोबारा बता दूं या क्लियर है? बस क्लियर है सर। सर। अच्छा, अगर किसी को क्लियर नहीं है और वो पूछना चाहते हैं तो बता दें, मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर क्लियर है, लैब के कोर्स में पढ़ लिया है आपने, तो सेचुरेशन डेफिसिट वाज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। यानी आपके पास सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का क्या मतलब कि एयर जो है ये कंप्लीटली सेचुरेटेड हो चुकी है कि उसमें और नमी को एब्जॉर्ब करने की गुंजाइश नहीं है, और जो यूजुअल कंडीशन में आपके पास अमूमन आम हालत में जो वेपर प्रेशर उसमें मौजूद है, वाटर वेपर्स की जो अमाउंट मौजूद है, उन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है सेचुरेशन डेफिसिट। और यहाँ पे सेचुरेशन वेपर प्रेशर के बारे में लिखा गया है कि सेचुरेशन वेपर प्रेशर है क्या चीज, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट द एयर कैन होल्ड। ठीक है,
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो एयर को एयर अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकती है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो डेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज देन नोन एज द सैचुरेशन वेपर प्रेशर। एट सैचुरेशन वेपर प्रेशर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। जाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास नमी जो है और आपके पास मुकम्मल तौर पर एयर जो है अगर वो कम्प्लीटली जो है सैचुरेटेड है, उसमें वाटर वेपर सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है, तो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो बिटवीन वाटर वेपर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट है, ये वाला भी मैक्सिमम के ऊपर चलेगा, तो मैक्सिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी इक्वल टू 100%। So that is why the relative humidity will be 100%. After this, the general circulation of wind system, कि आपके पास वर्ल्ड वाइड जो है अर्थ के ऊपर जो है ये विंड जो है ये क्यों सर्कुलेट करती है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन जो है ये जो 0 डिग्री है, दिस इज द इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेटर है, सॉरी इक्वेटर ई क्यू, मैं सिर्फ ई क्यू लिख देता हूँ या ई क्यू डब्ल्यू एल, माउस इज नॉट, तो ठीक है हमें समझ आ रहा है। अच्छा जी, दिस इज बेसिकली ये जो लाइन है 0 डिग्री यहाँ पे जो है दिस इज इक्वेटर, और इसके ऊपर जो है ये दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। अब जो इक्वेटर है उसके ऊपर जो है टेम्परेचर एट इक्वेटर the temperature at equator is a bit higher than that at north poles and south poles. Why? Because the sun rays most of the time interacts with this portion. इस पोर्शन के साथ सन रेज जो है वो ज्यादा इंटरेक्ट करती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है दिस इज यूजुअली हायर देन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा इस रीजन में, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर आपके पास क्या होगा, गर्म होगी, गर्म होगी। तो वार्म ईयर आपके पास, वार्म ईयर जो है ये आपके पास क्या होगा, लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा या हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर, लो प्रेशर एरिया। क्यों? क्योंकि वार्म ईयर इज लाइटर इन वेट देन कूलर ईयर। तो यहाँ पे चूंकि वार्म ईयर जो है वो प्रोड्यूस होगी, लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा आपके पास। और जो यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर होती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर होती है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हाई प्रेशर है, तो अब नॉर्थ पोल से जो एयर होगा वो यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा। जब यहाँ पे नीचे आएगा इस तरह, यहाँ पे पहुंच जाएगा 60 डिग्री लेटीट्यूड, जमीन के ऊपर आपके पास डिनोट करने के लिए इसको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में तकसीम किया गया है। और इक्वेटर ओ पॉइंट, इक्वेटर ओ कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर ओ लाइन होती है जो जमीन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। तब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर, आपके पास यहाँ पे हाई प्रेशर था और ये लो प्रेशर एरियाज की तरफ आ रही है, तो यहाँ तक पहुंच जाती है तो ये कूल हो जाती है और ये दोबारा ऊपर चली जाती है। इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट से के पास जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो अगर वी अज्यूम कि आपके पास अर्थ कोई मोशन नहीं कर रही तो ये आपके पास डायरेक्टली इस तरह मोशन कर जाएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि अर्थ तो अपने एक्सिस के अबाउट मोशन भी करती है, तो इसी वजह से जो सर्कुलर से पैटर्न आप लोगों को दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास चूंकि इसके ऊपर तो सर्कुलर, ये जो सर्कुलर मोशन है इसका इफेक्ट भी है, तो इस वजह से जो है ये विंड जो है ये आपके पास इस तरह की थोड़ी सी सर्कुलर टाइप की मोशन इख्तियार कर लेती है। तो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ विंड सिस्टम अराउंड द अर्थ, के आपके पास जो ईयर है अराउंड द अर्थ, ये जो विंड है ना ये क्यों जो है आपके पास सर्कुलेट करती है थ्रू अराउंड द अर्थ। तो दिस इज द रीजन कि आपके पास लो प्रेशर एरियाज है इक्वेटर के ऊपर और आपके पास हाई प्रेशर एरियाज है नॉर्थ और साउथर्न पोल्स के ऊपर। तो हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज में जो है ये विंड जाने की कोशिश करेगी एंड दैट इज व्हाई द विंड्स आकर। अच्छा, इसके बाद है द मूनसून्स। मूनसून्स का लफ्ज आपने पहले कभी सुना है ना, 1000 दफा सुना होगा। यस सर, मूनसून्स का लफ्ज सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? बारिश, बारिश सर। The monsoons term was first used in English or British India and neighboring countries to refer to the big seasonal winds. मौसमी winds जो blow करती हैं from the Bay of Bengal and Arabian Sea in the southwest, bringing heavy rainfall to the area. Monsoons are large-scale sea breeze which occur when the temperature on land is significantly warmer or cooler than the temperature than the ocean. A monsoon is a major wind system that is simply the result of differential heating of land and sea.
इस सेंटेंस को देख ले, इसको जरा गौर से पढ़ ले दोबारा कि मानसून क्या चीज है। ये हमारे पास एक विंड सिस्टम है जो कि सिंपली रिजल्ट होती है किस चीज की, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी की। अब आपके पास जब सन की रेस पड़ती है तो आपके पास जमीन की सतह भी गर्म होती है और समंदर की भी। अब लैंड ज्यादा हीट होगा। अब यहाँ पे परस करें, लेट मी ड्रा हियर, दिस इज सन, ठीक है, ये मेरे पास हो गई जमीन और ये मेरे पास हो गया समंदर, ठीक है। दिस इज यहाँ पे मेरे पास सी है, समंदर है, और यहाँ पे ये मेरे पास है अर्थ, ठीक है। अब सन के जो रेस पड़ेगी तो अर्थ ज्यादा गर्म होगा या समंदर? दोनों सर। दोनों, लेकिन समंदर में चूंकि आपके पास वाटर मौजूद है तो इट टेक्स मोर टाइम देन एज कंपेयर टू अर्थ टू हीट अ बिट मोर। ये अर्थ के मुकाबले में टाइम लेके गर्म होती है पानी, ठीक है। तो अर्थ विल गेट मोर वार्मर देन द सी अर्लियर। जल्दी जो है आपके पास अर्थ वार्म होगा एज कंपेयर टू सी। अब ज्यादा क्लियर है ना ये, आप ये बात क्लियर है कि आपके पास अर्थ ज्यादा वार्म होगा एज कंपेयर टू सी? यस अच्छा, अब अर्थ ज्यादा वार्म होगा तो इसका मतलब ये कि आपके पास ईयर जो है यहाँ पे वार्म होगी, वार्म ईयर होगा तो ये वार्म ईयर इज लाइटर इन वेट, ऊपर जाएगी। तो जो समंदर से आपके पास कूल ईयर होगा वो इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी। एंड बेसिकली अब यहाँ पे समंदर से जो कूल ईयर है, अब समंदर के ऊपर जो ईयर मौजूद है उसमें तो जाहिर सी बात है वाटर वेपर्स भी मौजूद है, तो ये अपने साथ वाटर वेपर्स भी साथ लेकर आएगी। तो वाटर वेपर्स भी साथ लेकर आएगी, यहाँ तक पहुंचेगी, उस इलाके में पहुंचेगी। तो यहाँ पे चूंकि एयर में अब वाटर वेपर्स भी मौजूद है, यहाँ जाके फिर कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होगी। तो अब समंदर से यहाँ पे आपके पास विंड के जरिए आपके पास साथ जो वाटर वेपर्स लेकर आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे आपके पास बारिश होती है। तो दैट इज व्हाई इज द मानसून का लफ्ज सुनते ही हमें हमारे ध्यान आता है कि बारिश। तो बेसिकली व्हाट इज द, क्यों, किस चीज की वजह से? ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। डिफरेंशियल मींस के क्योंकि आपके पास डिफरेंस है ना दोनों में, लैंड के हीट होने में और सी के हीट होने में आपके पास डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये आपके पास इंडिया है, यहाँ पे ये पाकिस्तान है। तो ये जो सर्कुलर लाइंस नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली ये इंडिकेट्स दिस मूवमेंट। यहाँ पे जिस तरह लिखा गया है ना कि यहाँ पे इट इज साउथ वेस्ट ब्रिंगिंग हेवी रेनफॉल टू द एरिया अरबियन सी से। तो अरबियन सी कहाँ पे है? ये देखिए, दिस इज अरबियन सी। अब अरबियन सी ये मैं अगर इसे यहाँ पे प्लॉट कर दूं, दिस इज आवर नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज आवर साउथ। जब भी आप पेपर के ऊपर प्लॉट करें तो ये दीज आर यूजुअली, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब यहाँ पे देख ले तो अरबियन सी पाकिस्तान के कौन से साइड में आ रही है? साउथ वेस्ट में, यहाँ पे कहीं आ रही है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पे इसलिए जो है ये साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट से अरबियन सी से ये विंड्स ब्लो कर रही है और अपने साथ मॉइस्चर लाकर प्रेसिपिटेशन काज कर रही है। तो दीज आर कॉल्ड द मानसून्स। मानसून की समझ आ गई है? यस सर। जी हबीब। सर ये मानसून की खास टाइमिंग होती है, मतलब उस टाइम से ना पहले आती है ना बाद में? सर इसकी कुछ रीजन है कि नहीं? मतलब हवा तो एनी टाइम चलती है ना अर्थ पे, और हाँ बिल्कुल एनी टाइम चलती है, लेकिन आपके पास मानसून की एक खास पीरियड होता है। मानसून आते हैं आगे पास पाकिस्तान में जो इसकी जो मंथ है वो मेरे ख्याल में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन अप्रैल से लेके मई जून अगस्त से, अप्रैल से लेके सितंबर तक लगभग। तो आगे पास जो विंड सर्कुलेशन सिस्टम है ना अराउंड द अर्थ, वो भी तो कांस्टेंट नहीं रहती ना आपके पास थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वो तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर टू ईयर वेरी कर रही है। तो साल के कुछ महीनों में एक इलाके में बारिश होती है, साल के कुछ महीनों में आपके पास किसी दूसरे कंट्री में, साल के कुछ महीनों में किसी और कंट्री में। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचर के, इसी बेस के ऊपर आपके पास ये जिंदगी रवा दवा है कि कुछ महीनों में यहाँ पे बारिश होती है। वो बारिश हमारे लिए सफिशिएंट होती है कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, फसलें जो है वो इरीगेट हो जाती है, और हमें हमारे जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है वो भी थोड़ा सा रिचार्ज हो जाता है, वाटर टेबल थोड़ा सा राइज हो जाता है दोबारा से। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून्स के। मानसून रेन्स आल्सो रिप्लेनिश रिजर्वायर्स एंड ग्राउंड वाटर के, आपके पास रिप्लेनिश मींस के बढ़ा रहती है दोबारा से। तो रिजर्वायर जो आपके पास जमीन के ऊपर जो रिजर्वायर है, मेन रिजर्वायर है, या जो नेचुरली आपके पास अवेलेबल है लेक्स या पॉन्ड्स की शक्ल में, और या जो ग्राउंड वाटर आपके पास है
तो ये दोनों को इम्प्रूव कर लेती है, दोनों जो है आपके पास बढ़ जाती है, और इसी वजह से हमारे पास इरिगेशन भी हो जाती है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी इरिगेशन है तो पार्टली हम प्रोवाइड करते हैं मैनुअली किसी चैनल के थ्रू, और पार्टली जो है वो प्रेसिपिटेशन के जरिए जो है ये फसलों की डिमांड पूरी हो जाती है। इट आल्सो बूस्ट हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, बिजली भी ज़्यादा पैदा होगी आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास पानी ही अवेलेबल है तभी आप हाइड्रो का लफ्ज हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, तभी आप पानी से पावर को जनरेट कर सकेंगे, पानी से बिजली को पैदा कर सकेंगे। दिस इफेक्ट्स द यील्ड्स ऑफ सम की खरीफ क्रॉप्स लाइक पल्सेस एंड ऑयलसीड्स, ये इफेक्ट करती है खरीफ क्रॉप्स को। खरीफ क्रॉप्स क्या चीज़ है? इट इज आल्सो क्रूशियल फॉर रबी क्रॉप्स एज मानसून हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड वाटर एंड आल्सो रिजर्वायर व्हिच आर क्रिटिकल फॉर रबी क्रॉप्स इरिगेशन। मतलब ये कि आपके पास जो पानी आएगा ना बारिशों से, मानसून की बारिश से, उससे आपके पास जो पानी आता है वो आपके पास खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों है क्या, तो यहाँ पे इसके नीचे जब आप स्लाइड शो खत्म करेंगे तो यहाँ पे ये नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसमें देखें तो रबी क्रॉप्स आपके पास वो क्रॉप्स होते हैं जिसको विंटर की मौसम में बोया जाता है, सर्दियों में जिसको बोया जाता है, और गर्मियों में जिसकी कटाई होती है। मिसाल आपके पास गंदम है, गंदम को सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है, तो इस तरह के क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है। और खरीफ क्रॉप इसके अपोजिट होगा, तो खरीफ क्रॉप्स आपके पास वो क्रॉप्स जो आपके पास गर्मियों में जो है, गर्मियों के महीने में जो जिसको हम बोएंगे, और फिर जो सर्दियों के महीने शुरू होंगे वहां पे हार्वेस्ट होंगे। जिस तरह देखे ना कि अक्टूबर दिसंबर में, दिसंबर अब सर्दियों का महीना, तो इस टाइम ये हार्वेस्ट होते हैं, और इस ये बोए जाते हैं गर्मियों के महीने में। जिस तरह अप्रैल आपके पास एक गर्म महीना है, तो खरीफ क्रॉप्स आर अपोजिट टू दैट, तो इट इज यूजफुल फॉर बोथ द खरीफ क्रॉप्स एज वेल एज द रबी क्रॉप्स। इन द लास्ट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास क्या चीज है, तो नाम को थोड़ा सा देख ले, एक लफ्ज है वेस्टर्न और एक लफ्ज है डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न का मतलब यह है कि कई वेस्ट साइड से आने वाली चीज की बात हो रही है, और डिस्टर्बेंस का मतलब यह है कि कोई इंटरप्शन सी हो रही है, आपके पास कोई डिस्टर्बेंस है, कोई इंटरप्शन है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या चीज, तो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास एक स्टॉर्म है विंड की जो ओरिजिनेट होती है मेडिटेरियन सी से। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ईरान है, यहाँ पे लेट मी रिमूव द इंक, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ पे आपके पास इराक है, और फिर इराक के बाद यहाँ पे हमारे पास है मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अरबियन सी है, ठीक है। अब अरबियन सी से कुछ साल के कुछ महीनों में अरबियन सी से बारिश हो रही थी, अब साल के कुछ महीनों में पाकिस्तान में बारिश का जो सबब है, इंडिया में जो बारिश का सबब है, डेट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या चीज है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास बेसिकली एक स्टॉर्म है विंड की जो ओरिजिनेट होती है यहाँ पे इस मेडिटेरियन रीजन से, and that brings sudden winter rain to the northwestern parts of the Indian subcontinent। जो यहाँ पे इस तरह आएगी तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से गो थ्रू होके इंडिया तक पहुंचती है, और यहाँ पे जो हिमालय रीजन है ना वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो हिमालय रीजन के जो बड़े बड़े पहाड़ है, यहाँ पे ये जो विंड स्टॉर्म होगा वहाँ पे हिमालय रीजन के पहाड़ों के साथ टकराएगी, ओरोग्राफिक बेरियर आपके पास पहाड़, और आपके पास उसकी वजह से चूंकि ये जो विंड है ये अपने साथ वाटर वेपर्स को साथ लेकर आएगी ना, क्योंकि ये तो मेडिटेरियन सी से आ रही है, वहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो अपने साथ जो है ये वाटर वेपर्स को साथ लेकर आएगी, और जब ये ओरोग्राफिक बेरियर्स लाइक हिमालयन रीजन के साथ टकराएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में इससे बारिशें होती है। तो इट इज अ नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन, मींस के मानसूनल प्रेसिपिटेशन का जो मंथ्स थे, यानी अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसकी बारिशें कब होती है पाकिस्तान में, जो बारिशें आपको फिर विंटर के दौरान जो मिलती है, डेट आर बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या चीज थी, जो विंड स्टॉर्म था, जो विंड था जो ओरिजिनेट हो रहा था मेडिटेरियन रीजन से। अब ये पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको पिछले स्लाइड पे मैं ये डायरेक्शन स्टार्ट किए कि नॉर्थ, साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब मेडिटेरियन री को देखते हैं, मेडिटेरियन रीजन को, तो ये वेस्ट साइड में है, पाकिस्तान के वेस्ट साइड में लोकेटेड है, तो इस वजह से इसको वेस्टर्न का नाम दिया गया है। तो दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आल्सो कॉजेस इन प्रेसिपिटेशन इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान, ईरान, इराक एंड इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स थे जिसको विंटर के दौरान जो है उसको हम उसकी जो
सोइंग होती है ना, वो विंटर के दौरान होती है। मिसाल के तौर पर गंदम, गंदम को गर्म गंदम की सोइंग कब होती है, वो आपके पास होती है विंटर में। तो रबी क्रॉप्स के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपके पास प्रेसिपिटेशन होती है। और आपके अगर आपने यूजुअली ऑब्जर्व भी किया होगा तो गंदम के फसलों को यूजुअली इतना पानी हम देते नहीं है। वजह यह है कि वक्त पे से महीने दो में एक दो बार बारिश हो जाती है, 2 महीनों में या महीने में कभी 2-3 बार भी, तो डेट इज सफिशिएंट इनफ। अगर ना हुई बारिश, सफिशिएंट से कम हुई थोड़ी सी, तो फिर थोड़ा सा हम पानी प्रोवाइड कर लेते हैं, इरिगेट कर लेते हैं। इसी वजह से यूजुअली अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा तो विंटर में कुछ एक तो पानी की कमी की वजह से, दूसरा की जरूरत ही नहीं है, तो कुछ जो स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, जो छोटे छोटे कैनाल होते हैं, उसमें हमें विंटर पानी की फ्लो भी नजर नहीं आती। The western disturbance are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. सिंपली बात है कि मेडिटेरियन रीजन से है, जो वेस्टर्ली फ्लो मीन्स के क्योंकि ये वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, तो इसलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम भी दिया गया। तो दिस इज बेसिकली द वेदर फिनोमिना के मेडिटेरियन रीजन से आपके पास इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये रीजन आपके पास पाकिस्तान के वेस्ट में लोकेटेड है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। एंड दिस लीड्स टू precipitation in winter, that is why it is also called as non-monsoony precipitation. Is it clear up to this point? Yes, Yes, sir. Yes, sir. These are some of the topics which you need to study yourself कि atmospheric pressure क्या चीज़ है, sunshine क्या चीज़ है, radiation क्या चीज़ है, wind velocity and direction क्या चीज़ है। खुद थोड़ा सा इसको स्टडी कर ले, बस सिर्फ एक टास्क है, अगर आप करना चाहते हैं तो बेहतर है, नहीं करना चाहते तो आप लोगों की मर्जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा मैं जेनरिकली बता भी देता हूँ, तो नाम से ही जाहिर है कि प्रेशर की कोई बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक का वर्ड भी है। तो एटमॉस्फेरिक में हमारे पास गैसेस मौजूद हैं। अब गैसेस मौजूद है तो गैसेस का ये ज़मीन के सरफेस के ऊपर अब ये ढेर सारे गैसेस मौजूद है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस चीज़ में मुहैया किया जाता है, इसका यूनिट किसी को याद है? तो प्रेशर का तो पास्कल है। पास mm माफी जी। एक इसको है मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी है, और Yes, इसकी sir. I एक forgot. और कोई, हाँ, इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी और एक कोई और यूनिट भी है, नैनो बार या इस तरह का कोई है जो मुझे याद नहीं है इसका नाम, लेकिन मिलीमीटर ऑफ मरकरी में इसको मेजर किया जाता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसका क्या नाम होगा? फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2nd या 3rd चैप्टर था, अभी भी मुझे याद है, मैंने 2011 में पढ़ा है, लेकिन अभी भी मुझे याद है कि वहाँ पे 2 लफ्ज हमने पढ़े थे। सर वो नाम याद नहीं, वो सिम बैरोमीटर था, कौन सा था वो, नीचे से हम पानी उसमें डाल, एक वहाँ पे हमने पढ़ा था बैरोमीटर में कोई इस तरह की सेटअप थी कि एक ट्यूब लगा होता था, उसमें कुछ मरकरी होती थी, तो मरकरी पहले यहाँ पे अवेलेबल होती थी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पहले से इसी पोजीशन में होती। तो जब ये हम रख देते हैं हवा में, अगर ये अब जितना ड्रॉप करेगी इसकी मरकरी को लेवल को, तो दिस डिफरेंस विल इंडिकेट्स अस के कितनी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो बैरोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद सनशाइन है, रेडिएशन है, ये थोड़ा सा पढ़ ले। विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास जो विंड है, जो सर्कुलेशन हो रही है अराउंड द अर्थ, उस विंड की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन। तो विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए भी आपके पास, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जिस तरह कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस में जो यूजुअली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, किस तरह फैन की शक्ल में आपको एक चीज नजर आती है जिसमें जिसके 3 इस तरह होते हैं, ठीक है, तो इस तरह की एक शक्ल आपको नजर आती है। तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, दिस इज यूज्ड टू मेजर द विंड वेलोसिटी, क्योंकि ये इसको जितना ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगी तो उतना ही हमें अंदाजा होगा कि आपके पास विंड की वेलोसिटी कितनी है। तो आजकल चूंकि एडवांस दवर है, तो इस विंड फोर्सेस को भी जो है यूटिलाइज किया जा रहा है, और इस सिस्टम के साथ जो है नीचे जो है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलेट होगा ये, तो इसके साथ जो है नीचे जिस तरह पानी से हम बिजली पैदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे चूंकि ये सर्कुलेशन होगी, तो यहाँ पे इसके साथ सेटअप को इंस्टॉल करके जो है बिजली को पैदा किया जा सकता है। तो ये some of the topics which you need to explore yourself, ठीक है। सर इस पंखे को हम थोड़ा ऊपर नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पीस यूटल के करीब इसको लगा है, वो तो बहुत नीचे, मतलब 5-6 फुट के हाइट पे वो सिर्फ शोशा के लिए होगा। यस सर। क्योंकि अगर यूजुअली तो ये इस तरह के इलाकों में इंस्टॉल किए जाते हैं कि जहाँ पे आपके पास इसके इर्द गिर्द जो है कोई बैरियर हो ही ना। अब इसके इर्द गिर्द ढेर सारे बैरियर्स है, बिल्डिंग है, तो ये इवेंट को किस तरह से मेजर कर सकती है, कर ही नहीं सकती। और अच्छा, दूसरा ये बात कि इसको इनामोमीटर कहा जाता है, ठीक है, जो इवेंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको इनामोमीटर, ANEMOMETER इनामोमीटर कहा जाता है। तो ये तो बस सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा
एस्थेटिक लुक के लिए बनाया होगा, एस्थेटिक मीन्स की खूबसूरती के लिए लगाया होगा, मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन अगर लगाया भी है 5-6 फीट या 5-6 मीटर की हाइट है तो कोई सिर्फ एस्थेटिक लुक के लिए है, कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा वीडियोस में कि इस तरह के इलाकों पोजीशन पे इंस्टॉल किया जाए कि इसके इर्द गिर्द किसी भी किस्म की कोई भी बैरियर ना हो ताकि हमारे पास ये एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। यस सर। अच्छा जी, सब के सब जो है चैट सेक्शन में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने अपने आईडीज वगैरह कमेंट किए हुए हैं। जिन्होंने कमेंट नहीं किए हुए वो चैट सेक्शन में अपने आईडीज नंबर कमेंट कर दे। जिन्होंने ऑलरेडी एक दफ़ा कमेंट किए हुए वो काइंडली दोबारा कमेंट ना किया करे, क्योंकि आपका नाम फिर मुझे 3-4-5 मरतबा नजर आते हैं, तो काइंडली इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट कर दिया करे कि 5-6 मरतबा अपने नाम को या आईडी नंबर को कमेंट ना किया करे, बस एक दफ़ा कमेंट करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ना कि आपने कमेंट किया हुआ है या नहीं। तो अपनी अटेंडेंस के लिए आप चैट सेक्शन में सिर्फ पी लिख दे या सिर्फ अपने आईडी नंबर को कमेंट कर दे अटेंडेंस के लिए, ठीक है सर कभी तो कभी डेट गायब बता हो जाती है सर, इस वजह से दोबारा लिखते हैं। अच्छा चले ठीक है, बस चले 2 बार कम से कम लिख दे, तो बहरहाल फिर 5-6 मरतबा ना लिखते। अब्दुल बशीर आई थिंक मैंने आपको ऑब्जर्व किया था, आपने 5-6 मरतबा लास्ट क्लास में लिखा था। बहरहाल चलो खैर है, नहीं कोई नहीं इशू सर, नहीं है। मैं शुरुआत में लिखता हूँ फिर लास्ट में लिखता हूँ, बस 2 बार। अच्छा चले चले ठीक है, यानी आप लोग यस। कोशिश करते हैं कि